Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा देख चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है ना। इसके अतिरिक्त हमने कहा कि न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए क्या योग्यता है, किस प्रकार उनका कार्यकाल होता है, उनका वेतन क्या होता है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, सारा हमने उनके बारे में देख लिया था। आज की क्लास में जो है हम सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे, अर्थात उसका कितना एरिया जो है वो कवर करता है, उस क्षेत्राधिकार के अंदर उसके क्या क्या अधिकार है, वह क्या क्या कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार देखें सर्वोच्च न्यायालय के, तो हम बात करेंगे इसके क्षेत्राधिकार जो है अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहला है एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें बात करेंगे कि ऐसे कार्य यानी ऐसे वाद विवाद, अर्थात ऐसे झगड़े या ऐसे वाद विवाद जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही है, यानी ऐसा कोई वाद विवाद हो जाए जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही हो अर्थात सुप्रीम कोर्ट को ही हो, वह सारे क्या कहलाते हैं, एक में वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, ऐसे कौन कौन सी वाद विवाद हैं। तो इसके अंदर पहला आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई वाद अथवा विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसका निर्णय कौन करेगा, उसका निर्णय करने का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को। अर्थात दूसरे कोई भी न्यायालय ऐसे नहीं है जो इस वाद का सुनवाई कर सकते हैं। ऐसे वाद विवाद की सुनवाई कौन कर सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात ऐसे वाद विवाद जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में ही हो, वह क्या कहलाते हैं, एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला देखा हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वाद विवाद। दूसरा देखें भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद, अर्थात भारत सरकार और राज्य की सरकार के मध्य कोई वाद विवाद चल रहा है, अर्थात भारत में अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों का अगर केंद्र की सरकार के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसकी सुनवाई भी कहाँ होगी, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। इसके बाद देखा जाए कि राज्य सरकार की, एक राज्य की सरकार है उसका अन्य राज्य की सरकार से, अर्थात एक राज्य की सरकार का अन्य राज्य की सरकार से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उस वाद विवाद की सुनवाई भी कौन करेगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। क्लियर। तो देखें कैसे वाद विवाद जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही, अर्थात कोई और न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, वह सारे एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। सबसे पहला इसमें हमने देखा हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, अर्थात राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। उसका फैसला कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अतिरिक्त भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ अगर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और राज्य सरकार का दूसरे किसी राज्य की सरकार से अगर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये है अपना एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बात करते हैं दूसरे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। पहला हमने देखा एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा देखेंगे हम समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें देखें वह वाद विवाद जिन पर सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। देखिए बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय हमने देखे कि भारत का एकमात्र एक ही न्यायालय होता है ना, और सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय वो होते हैं जो राज्य के सबसे बड़े न्यायालय होते हैं। किसके होते हैं, हर राज्य के अपने अपने न्यायालय होते हैं और राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वह कहलाता है उच्च न्यायालय। क्या कहलाता है, उच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में हम हाई कोर्ट कहते हैं। क्लियर। तो ऐसे वाद विवाद, अर्थात ऐसा कोई वाद है अथवा विवाद है जिन पर सुनवाई का अधिकार राज्य के जो उच्च न्यायालय है उन उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है, वह किस में आते हैं, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर। किस में आएंगे, समवर्ती प्रारंभिक। अगर केवल सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, तब तो वह होगा एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है तब वह कहलाएगा समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं तो देखें, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, किसका उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई करता है। अर्थात अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई वाद अथवा विवाद है, अर्थात व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उनसे संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी। सर्वोच्च न्यायालय उस मौलिक अधिकारों पर सुनवाई कब करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि उच्च न्यायालय सुनवाई करता है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत।
तो यहाँ हमने देखा एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और जिसमें हमने देखा कि वह वाद विवाद जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है वह तो होते हैं एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और दूसरा हमने देखा समवर्ती क्षेत्राधिकार, है ना। तो समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होते हैं कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा कौन सा है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या अंतर्गत क्या आता है? यह भारत का अंतिम न्यायालय, हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की। जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का एकमेव न्यायालय होता है, एकमात्र न्यायालय होता है और भारत का सबसे अंतिम न्यायालय है ना। क्योंकि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह संघीय न्याय व्यवस्था है। कैसी है? संघीय न्यायिक व्यवस्था कैसी होती है? अर्थात एक खंड स्तर पर न्यायालय अलग होता है, तहसील स्तर पर अलग होता है ना, ग्रामीण स्तर पर खंड स्तर पर अलग है, तहसील स्तर पर अलग है, जिला स्तर पर न्यायालय अलग है, राज्य स्तर पर न्यायालय अलग है ना। उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्तर। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय। किसका स्तर? कौन से स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का। माना एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई केस चल रहा था और उसका फैसला जो है उपखंड न्यायालय में, उसका जो केस चल रहा था कहाँ चल रहा था? उपखंड न्यायालय में। और उपखंड न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया और उससे आप संतुष्ट नहीं, उस फैसले से आप सेटिस्फाई नहीं है, तब आप क्या करेंगे? उस फैसले की अपील कहाँ करेंगे? जो केस था, जो मामला था, उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं आप? जिला न्यायालय। कहाँ कर सकते हैं? जिला न्यायालय। अब जिला न्यायालय ने भी जो फैसला सुनाया, उस न्यायालय से भी आप, उस न्यायालय के उस फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में। यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में, उस राज्य का कोई उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय में सुनवाई का उसकी अपील कर सकते हैं। अब क्या होगा? उच्च न्यायालय भी उस पर सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद कोई फैसला देगा। और माना आप उच्च न्यायालय के भी फैसले से संतुष्ट नहीं हुए, तब आप उस उच्च न्यायालय के फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। क्लियर? और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वह लास्ट एंड फाइनल होगा, अंतिम न्याय फैसला होगा और उस फैसले को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थात हम किसी एक कोर्ट के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ हम आगे, हमारा जो न्याय है, जो हमें न्याय मिला, जो फैसला मिला, उस न्याय फैसले के खिलाफ हम उससे उच्च कोटि का जो न्यायालय होता है उसमें हम अपील कर सकते हैं। ये प्रोसेस होती है, उसको कहा जाता है अपील करना। क्लियर? तो यह भारत का एक अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का अंतिम न्यायालय है, अतः इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर उच्च न्यायालय का कोई फैसला आया है और आप उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तब आप उस कार्रवाई को अथवा उस वाद विवाद को अथवा उस फैसले को आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के जो फैसले लिए गए हैं उनके खिलाफ क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है, अर्थात सुनने का अधिकार है। यह कहलाती है एक प्रोसेस अपील। क्या कहलाती है? अपील। बात करते हैं इस अपीलीय क्षेत्राधिकार की, कि अपील का जो क्षेत्राधिकार है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को सामान्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संवैधानिक अपील। पहली कौन सी है? संवैधानिक अपील। देखिए संवैधानिक अपील क्या होती है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं थे, अर्थात अगर उच्च न्यायालय को ऐसा लग जाए और उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणित कर दे, लास्ट फाइनल ये कह दे उच्च न्यायालय कि जो विवाद है अथवा जो वाद विवाद जो हुआ है वो संविधान से संबंधित है, किससे? संविधान से अथवा संविधान के किसी कानून से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर कोई वाद विवाद जो है संविधान अथवा किसी कानून से संबंधित है तो उसकी जो अपील है वह आप कहाँ कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। अर्थात संबंधित संविधान से संबंधित, किससे संबंधित? संविधान से संबंधित कोई अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं तो वह अपील कहलाती है संवैधानिक अपील। क्या कहलाती है? संवैधानिक अपील। क्लियर? देखो अपील मैंने समझाया आपको कि एक न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर हम उससे उच्च कोटि का जो न्यायालय होता है, उच्च श्रेणी का जो न्यायालय होता है उसमें अपील करते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक उपखंड स्तर के न्यायालय में कोई केस चल रहा था और जो फैसला सुनाया उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? जिला स्तर के न्यायालय में उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर न्यायालय में आप अपील करेंगे और जिला स्तरीय न्यायालय भी कोई फैसला देकर उस फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हुए, तब आप उस फैसले को पुनः जिला स्तर से ऊपर वाला जो होता है उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के भी फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो आप एट लास्ट और अंतिम आप सर्वोच्च न्यायालय में उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर क्या करेगा? आपकी सुनवाई अवश्य करेगा। क्लियर? तो यह कहलाती है अपील। इस अपील को मैंने कहा 4 भागों में बांटा जाता है। पहला संवैधानिक अपील। पहली अपील क्या कहलाती है? संवैधानिक अपील। अर्थात ऐसा कोई वाद विवाद जो संविधान से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? संविधान से संबंधित हो, तो वह अपील क्या कहलाएगी? संवैधानिक अपील। क्लियर?
दूसरी अपील देखें दीवानी अपील। दूसरी अपील क्या है? दीवानी, अर्थात संपत्ति से संबंधित अगर कोई वाद विवाद है, संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो वह अपील क्या कहलाएगी? दीवानी अपील। देखो, संविधान से संबंधित अपील संवैधानिक अपील, संपत्ति से संबंधित अपील दीवानी अपील, और आती है तीसरी फौजदारी अपील। देखो, पहली संविधानिक अपील, दूसरी दीवानी अपील, दीवानी मैंने कहा संपत्ति से संबंधित, और तीसरी है फौजदारी अपील। और फौजदारी अपील जो होती है वह लड़ाई झगड़े से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? लड़ाई झगड़ों से। संवैधानिक अपील संविधान से संबंधित, दीवानी अपील संपत्ति से, संपत्ति का कोई विवाद है, प्रॉपर्टी का कोई मामला है तो वह दीवानी अपील कहलाएगा। और फौजदारी अपील, अगर लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई अपील कर रहे हैं आप, तब क्या कहलाएगी? फौजदारी अपील कहलाएगी। ये 3 अपील देखी, और एट लास्ट हम देखते हैं चौथी अपील, जिसको कहा जाता है विशिष्ट अपील। क्या कहा जाता है? विशिष्ट अपील। अब विशिष्ट अपील क्या होती है? देखिए कि जिन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय कोई पत्र पत्रिका पढ़कर या किसी के द्वारा भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेता है तो उसे विशिष्ट अपील कहते हैं। बात को समझे, मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने देखा कि संविधान से संबंधित कोई मामला था तो संवैधानिक अपील कहलाया। उसके बाद हमने देखा एक था संपत्ति से संबंधित, और एक देखा हमने लड़ाई झगड़े से संबंधित। बात करते हैं विशिष्ट अपील की, तो विशिष्ट अपील का एग्जाम्पल बताता हूँ कि माना आपके क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या हो रही है? लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है, और प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, और कंटिन्यू ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो उसके खिलाफ कभी ना कभी तो कोई सूचना तो जो घटनाएं बढ़ रही है उस घटना के खिलाफ माना अखबार में कुछ आर्टिकल आ गया, या फिर उस संबंधित क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने, यानी आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है तो आपके क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने अगर सर्वोच्च न्यायालय को इसके बारे में सूचित किया, क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय को इसके बारे में सूचित कर दिया। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को क्या भेजेगा? पत्र भेजेगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में कहीं पत्रिका में पढ़ेगा, कहीं पत्र में पढ़ेगा, और उसके द्वारा स्वयं ही वहाँ पर क्या करता है? कार्रवाई करता है, स्वयं ही उसके खिलाफ सुनवाई करता है, और स्वयं ही उसके खिलाफ एक्शन लेता है, तब वह क्या कहलाती है? विशिष्ट अपील कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट अपील। और इसको जनहित याचिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनहित याचिका, अर्थात जनता के हित में, किसके हित में? जनता के हित में लगाई गई याचिका, जनता के हित में लगाया गया केस जनहित याचिका अथवा विशिष्ट अपील कहलाता है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर 4 अपील देखी, और लास्ट हमने देखी विशिष्ट अपील। विशिष्ट अपील मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई है। और विशिष्ट अपील में होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह स्वयं है, अपनी इच्छा से ही सुप्रीम कोर्ट किसी पत्र पत्रिका को पढ़कर स्वयं ही उस केस में इंटरफेयर करता है, उस केस में एंटर करता है। क्लियर? तो इसको जनहित याचिका कहते हैं, और इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय स्वतः सार्वजनिक अथवा समूह विशेष के हितों की रक्षा हेतु करता है। मैंने अभी कहा जनता के हितों की रक्षा के लिए जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। और इसके जनक, भारत में जनहित याचिका का जनक अर्थात इसके खोजकर्ता, आविष्कारकर्ता, इसको प्रारंभ करने वाले एक न्यायाधीश थे, भारत के पूर्व न्यायाधीश, जिनका नाम था पीएन भगवती। क्या नाम था? पीएन भगवती। आगे देखिए साहब, हम देख रहे थे क्षेत्राधिकार। क्लियर? अपीलीय क्षेत्राधिकार देखा हमने। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद बात करते हैं पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा है आपका क्षेत्राधिकार जो है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी उच्च न्यायालय ने अथवा किसी अन्य न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले पर अगर पुनर्विचार करना है तो पुनर्विचार अर्थात वापस अगर उस फैसले को आप चाहते हो कि एक बार विचार करें इस फैसले पे, फैसला सही नहीं है, मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, तो उस फैसले पर पुनर्विचार कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय उस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। तो ये तीसरा है। चौथा है इसका पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। आगे देखें पांचवा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है, और इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। और जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया तब भी आपको ये बात बताई थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति संवैधानिक विषय पर परामर्श मांग सकता है। अर्थात संविधान के किसी विषय पर अगर राष्ट्रपति चाहे, उसको एडवाइस की जरूरत हो, सलाह की जरूरत हो, तो वह किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। इसको देखा जाए कि ये राष्ट्रपति का अधिकार भी है ना, कि राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक विषय पर परामर्श मांग सकता है। लेकिन ध्यान रखें, आगे देखिए इस बात को, कि सर्वोच्च न्यायालय इसे परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह उससे परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय
उस राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात बंधा हुआ नहीं है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को इस विषय पर एडवाइस दे, बाध्य सलाह देवे। क्लियर। और न ही राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने माना, परामर्श दे दिया और उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो पांचवा जो क्षेत्राधिकार है हमने देखा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति संवैधानिक विषय पर परामर्श मांग सकता है, अर्थात संविधान के विषय पर क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। लेकिन ध्यान रहे सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देख लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।